नमस्कार दोस्तों, नेपाल से एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। नेपाल की जो लोअर हाउस है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं, उन्होंने अपना सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को यूनानिमसली पास किया है। मतलब किसी ने भी उसको अपोज नहीं किया है। और हमारे उत्तराखंड की जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके कुछ हिस्से को ऑफिशियली अपने मैप में उन्होंने इंक्लूड किया है। ये जो हिस्सा है वो भी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा, हालांकि इसको आपने पहले देख रखा है दोस्तों। नेपाल की पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, 2017 में जो इशू हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में, 2017 से कहते हैं कि जो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस खराब होने शुरू हुए हैं, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे। और अभी जो चाइना और नेपाल की नई दोस्ती चल रही है और इससे इंडिया नेपाल के रिलेशंस पे क्या इफेक्ट आ सकता है, इनकी इकोनॉमी को कंपेयर करके हम सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब इस मैप में देखिए दोस्तों, पहले आपको ये ओरिजिनल मैप नजर आ रहा है नेपाल के, जो मैप था। अब इसमें कुछ एडिशंस कर दिए हैं नेपाल की सरकार ने। उन्होंने क्या बोला है कि ये वाला इलाका यहां तक, ये पूरा इलाका आपका नेपाल का है। आप देखिए यहाँ पे ये अब नया अपडेटेड मैप निकल के आया है, जिसमें आपको ये टेरिटरी जो है ये एक्स्ट्रा नजर आ रही है। इसमें यहाँ पे है लिम्पियाधुरा। ये लिम्पियाधुरा वो जगह है नेपाल के हिसाब से जहां से काली नदी निकलती है। और फिर ये जो काली नदी यहाँ पे बह रही है, इसके ईस्ट का पूरा इलाका नेपाल क्लेम कर रहा है। तो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने बोल दिया कि भाई ये हमारा है। और जब इस डिसीजन को पास किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेपाल में, तब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जो को चेयर है पुष्प कमल दहल प्रचंडा, अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, और ये जो पुष्प कमल दहल प्रचंडा है, इनके बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। और इस लड़ाई के चलते भी कुछ महीने पहले सरकार गिर रही थी नेपाल की। लेकिन अभी जब इस बिल को पास किया गया तो पुष्प कमल दहल प्रचंडा ने बोला नेपाल डेमोक्रेसी की ये बहुत बड़ी जीत है एंड वी आर रिवर्सिंग सेंचुरीज ऑफ डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। उनका ये बोलना है कि ये टेरिटरी जो कि इंडिया के पास थी, अब इसको हम वापस लेंगे और हम सेंचुरीज ऑफ डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन को रिवर्स करेंगे। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इंडिया सेंचुरी से डिप्लोमेटिकली ह्यूमिलिएट कर रहा है नेपाल को। ये स्टेटमेंट बहुत हार्श है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कि आप देखिए नेपाल से कितने लोग इंडिया में जॉब करने आते हैं। नेपाल के लोगों के प्रति कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन की खबर नहीं आई है। इंडिया के अंदर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नेपाल के लोगों के अगेंस्ट नहीं किया जाता है। कल्चरली बड़े स्ट्रांग लिंक्स है। नेपाल के लोग इंडिया में आके प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे दोस्तों, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में इंडिया की नेपाल के लोग एलिजिबल है। नेपाल के लोगों के लिए इंडिया की सिटीजनशिप लेना बहुत आसान है। बहुत ही पोरस बॉर्डर है दोस्तों इंडिया और नेपाल का। यहां पे देखोगे दोस्तों, ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके लिए एक रिस्पेक्ट में और इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 जो आपका यूपीएससी का जीएस पेपर 2 है, इस जीएस पेपर 2 के अंदर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंदर है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर अगर आप बात करो फ्रेंड्स जीएस पेपर 3 की, तो जीएस पेपर 3 में एक सिक्योरिटी टॉपिक है, सिक्योरिटी सब हेड है। उस सिक्योरिटी के अंदर है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। खास बात दोस्तों ये है कि नेपाल इंडिया का बॉर्डर बहुत पोरस है, और ये जो शिफ्टिंग है नेपाल की, जो पॉलिटिकल शिफ्टिंग है चाइना की तरफ, इसके चलते अब आप ये कह सकते हैं कि जो पोरस बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, ये आगे आने वाले समय में अगर रिलेशंस खराब होते हैं इंडिया नेपाल के बीच में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो तो आगे क्या होगा ये समय बताएगा। तो जीएस पेपर 2 के अंदर और जीएस पेपर 3 के अंदर ये टॉपिक आपकी मदद करेगा। आगे देखते हैं। जैसे ही ये बिल लोअर हाउस में पास हुआ दोस्तों, आप देखिए काठमांडू में लोग किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैप बना रहा जा रहा है नेपाल का। ये जो आपको इस तरफ पे ये जो टेरिटरी नजर आ रही है, ये एक्चुअली में इंक्रीज्ड टेरिटरी है नेपाल की, जिसको यहाँ पे कैंडल से डिपिक्ट किया है नेपाल ने। तो लोग खुशियां मना रहे हैं, और देखिए लोग खुशियां मनाएंगे दोस्तों। नेशनलिज्म की फीलिंग जैसी इंडिया में है, इंडियंस के अंदर है, वैसे ही नेपाल के लोगों के अंदर अपने देश के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग है। और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस नेशनलिज्म की फीलिंग के प्रति अपनी राय रखी है, इस नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाया है। हमारे जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव जी, उन्होंने बोला है कि ये जो नेपाल ने स्टेप लिया है, हिस्टोरिक फैक्ट्स के हिसाब से और हिस्टोरिक एविडेंसेस के हिसाब से, ये जो फैक्ट है वो इंडिया नेपाल की करंट अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरीके से दरकिनार करता है, वायलेट करता है। अब सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग
नेपाल की पार्लियामेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो फेडरल पार्लियामेंट है नेपाल की, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल ये एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और 2018 में बना था। इसमें दो हाउसेज हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक है नेशनल असेंबली। अगर अभी के लिए देखा जाए प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है नेपाल की विद्या देवी भंडारी, लेडी है ये। वाइस प्रेसिडेंट है नंद किशोर पुन। नीचे आ जाते हैं, जो टोटल सीट्स है नेपाल की फेडरल पार्लियामेंट में वो है 334, जिसमें से 59 असेंबली सीट्स हैं और 275 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है। इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो 275 मेंबर्स हैं, उसमें 165 सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और लगभग 110 प्रोपोर्शनल पार्टी लिस्ट के हिसाब से चुने जाते हैं। प्रोपोर्शनल पार्टी लिस्ट मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रोपोर्शन में इन सीटों पे अपने कैंडिडेट्स बैठाती हैं। आप देखेंगे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस 275 में से जो मेजॉरिटी पार्टी है वो है एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके 174 मेंबर्स हैं। नीचे देखते हैं, वहीं पे अगर आप नेशनल असेंबली की बात कर लें तो नेशनल असेंबली में 59 मेंबर्स हैं नेपाल के। इस नेशनल असेंबली की 59 मेंबर्स में भी मेजॉरिटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की है। 50 लोग इसके, मतलब इस 59 में से 50 लोग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के। तो अब ऑब्वियसली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इस बिल को पास करा लिया है नेपाल ने। नेशनल असेंबली में भी आपकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की मेजॉरिटी है, तो यहां से भी पास हो जाएगा और उसके बाद जो इनके प्रेसिडेंट है वो भी इस बिल को अप्रूवल दे देंगे। तो मतलब ये बिल लॉ बन ही जाएगा वहां पे, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। अब यहाँ पे ये जो चीजें नेपाल कर रहा है, इसके साथ ऑब्वियसली इंडिया के साथ नेपाल के रिलेशनशिप्स बिगड़ने वाले हैं। उसके बाद भी नेपाल ऐसा कर क्यों रहा है, इस बात को समझने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का एक आर्टिकल है, मनोज जोशी जी ने लिखा, और देखिए कब लिखा गया इसको। इस आर्टिकल को लिखा गया है 19 दिसंबर 2017 को। देखते हैं कि इस आर्टिकल में है क्या, समझिए। 19 दिसंबर 2017 को ये आर्टिकल लिखा गया। नीचे आते हैं, 2017 में दोस्तों आप लोग देखेंगे जो 275 मेंबर की जो पार्लियामेंट थी, उस समय पे देखिए हुआ क्या। दो कम्युनिस्ट पार्टीज आपस में यूनाइट हो गई। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट, जिसके लीडर थे पुष्प कमल दहल प्रचंडा, और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसके हेड थे केपी शर्मा ओली। ये दोनों पार्टीज अपने आप में मिल गई और ऑब्वियसली बात है, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देउबा, इनको हटा दिया गया। ये नेपाली कांग्रेस पार्टी को थे। अब आप देखोगे दोस्तों, यहां से एंटी इंडिया सेंटिमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस कम्युनिस्ट फैक्शन को इंडियन गवर्नमेंट कभी भी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये जब केपी शर्मा ओली आपके राज में आएंगे, उस समय से ही एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा नेपाल में दोस्तों। और इस एंटी इंडियन सेंटिमेंट का एक मैनिफेस्टेशन और देखने को मिला था जब मधेसी वाला इशू हुआ था। मधेसी नेपाल के तेराई रीजन में रहते हैं, जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, और इन मधेसी लोगों ने कहा कि जो नया संविधान बना है नेपाल का 2015 के बाद, इस नए संविधान में मधेसियों के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम इस संविधान के अगेंस्ट में हैं। और उन्होंने एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड सा लगा दिया, जो बॉर्डर है इंडिया नेपाल का, वहां पे वो ब्लॉक करके बैठ गए और इंडिया से इंपॉर्टेंट सप्लाईज जा ही नहीं पा रही थी नेपाल में, ना दवाइयां जा पा रही थी ना बाकी चीजें जा पा रही थी। तो इसके चलते भी नेपाल में थोड़ा बहुत एंटी इंडियन सेंटिमेंट आगे बढ़ा। उसके बाद देखिए यहां पे चीजें क्या निकल के आई। उस समय पे हो सकता है कि नेपाल की लीडरशिप को लगाओ कि इंडिया अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उन्होंने चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाना शुरू किया। आप देखेंगे दोस्तों कि पहले बूढ़ी गंडकी रिवर पे एक प्रोजेक्ट है, यहां पे बताता हूं कौन सा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है आपका बूढ़ी गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये बूढ़ी गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एक कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी का नाम था दोस्तों, मैं यहां पे आपको बताता हूं, गेजोबा ग्रुप, चाइनाज गेजोबा ग्रुप। तो पहले चाइनाज के गेजोबा ग्रुप को यह प्रोजेक्ट दिया गया था, ओके। और फिर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। किसने कैंसिल किया? शेर बहादुर देउबा ने। तो शेर बहादुर देउबा ने जो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिया गया था चाइनीज कंपनी को, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन ये पूरी बात पक्की थी कि जैसे ही केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट आएगी, चाइनीज कंपनी गेजोबा को ये प्रोजेक्ट फिर से दे दिया जाएगा। और यहां पे आप देखिए दोस्तों, रियूटर्स की न्यूज है, ये न्यूज है आपकी 23 सितंबर 2018 की। 23 सितंबर 2018 को केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट ने चाइना के इस गेजोबा ग्रुप को फिर से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का। साफ साफ देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो नेपाल है वो चाइना की तरफ थोड़ा झुक रहा है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज्यादा हो रहा है। अब ये देखिए इस 2017 के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। दिसंबर 2017 का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
यहां पे देखिए, वी शुड नॉट needlessly distracted by China versus India scenario that are being put forward. Both Oli and Prachanda are known to be pragmatic and will seek to maximize assistance from India and China. उसके बाद, what is as it should be, Nepal occupies a strategic position it should exploit for its own benefit. देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, ये बोला गया कि देखिए, जो ओली है और ये जो प्रचंडा है, इन दोनों की कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर एक यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और वो यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ताकत में थी। अब 2018 के लगभग जब ये पार्टी बनी और आप कह सकते हैं कि जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बने, तो संविधान के हिसाब से होता है दोस्तों कि अगर एक बार एक गवर्नमेंट आ जाती है और एक प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, तो नेपाल का संविधान बोलता है कि 2 साल तक आप उसके अगेंस्ट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकते। तो 2 साल तक तो केपी शर्मा ओली की सरकार बनी रही। जैसे ही ये 2 साल खत्म होंगे, केपी शर्मा ओली के बीच में और प्रचंडा जी के बीच में एक टसल हो जाएगा और ये लगेगा कि भाई, ये जो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये गिर जाएगी। लेकिन यहां पे एक कह सकते हैं कि मिराकल की तरह एंट्री होगी चाइना की, और चाइना इंटरफियर करके नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को गिरने से बचा लेगा। नेपाल में जो चाइनीज एम्बेसडर थी हु यांकी दोनों लोगों से बात करेंगी, पुष्प कमल दहल प्रचंडा जी से भी बात करेंगी, केपी शर्मा ओली से भी बात करेंगी और कम्युनिस्ट पार्टी को गिरने से बचा लेगी। और जब ये कम्युनिस्ट पार्टी गिरने से बच जाएगी, उसके बाद एक सेंटीमेंट आगे उठ के आएगा और वो होगा एंटी इंडिया सेंटीमेंट। नेपाल के लोगों को भी तो कन्विंस करना है ना, तो नेपाल के लोगों को आप कैसे कन्विंस करोगे? नेशनलिज्म जगाओ, और ये नेशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली किसके अगेंस्ट जग के आया है? ये नेशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अगेंस्ट जग के आया है नेपाल की पॉलिटिक्स में। और ये थोड़ा डेंजरस होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंडिया नेपाल को बहुत सारे प्रिविलेजेस देता है। अगर आप इकोनॉमी को कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पे इकोनॉमी, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एस्टिमेट्स हैं 2020 के। यहाँ पे देखिए आईएमएफ के, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे दोस्तों पहले बता दूं तो चाइना की जीडीपी आपको नजर आ रही है 27.804 ट्रिलियन डॉलर। दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीपी के बेसिस पे यूएसए से भी ज्यादा है चाइना की इकोनॉमी। इंडिया तीसरे नंबर पे, तो कितना नजर आ रहा है? 11.321 ट्रिलियन। और नेपाल देखिए कितना है, 97.365 बिलियन यूएस डॉलर्स दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना हमारे दुगने से भी थोड़ा ज्यादा है, लगभग कह लीजिए कि 2.5 गुना है। चाइना की इकोनॉमी पीपीपी बेसिस पे इंडिया से 2.5 गुना है। लेकिन नेपाल की इकोनॉमी से इंडिया की इकोनॉमी देखिए यहाँ पे कितना गुना ज्यादा हो रही है दोस्तों। तो अगर आप देखो इंडिया चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, उससे बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है इंडिया और नेपाल के बीच में। आप देखिए दोस्तों, अभी इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है और इंडिया की कभी भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है कि हम अपने नेबर्स को किसी भी तरीके से धमकी दें, उसको किसी भी तरीके से एडवर्स स्टेटमेंट बोले। हमारी पैसिफिस्ट फॉरेन पॉलिसी रही है। लेकिन यहां पे नेपाल क्या कर रहा है? नेपाल बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को इश्यू कर रहा है। नेपाल ने यह बोला है, और नेपाल के जो को चेयर हैं नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को, उन्होंने ये बोला है कि ड्यू डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन, सेंचुरी से नेपाल का डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन कर रहा है इंडिया, और एक झटके में वो इंडिया नेपाल के बीच में जितने भी अच्छे रिलेशन है उसको तोड़ने लायक स्टेप्स को सामने लेके आ रहे हैं। ये मैप जो है, और ऑब्वियस बात है क्या जबरदस्त मुद्दा उठाया इन्होंने इसका, ये जो मैप है ये नेपाल के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाता है। और ऑब्वियस बात है जब नेशनल सेंटिमेंट्स आएंगे तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। आज की डेट में अगर हम लोग से बोल दिया जाए कि भाई एक्साइज चीन को वापस इंडिया में मिला दिया जाएगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज है। तो भले ही नेपाल और इंडिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा गैप है, भले ही नेपाल इंडिया में इकोनॉमिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीजों में बहुत हद तक डिपेंडेंट है, पर उसके बाद भी नेपाल में बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड दिख रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। और इंडिया ने कभी भी इतना एग्रेसिव स्टैंड एक पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में नहीं दिखाया है। और जितने प्रिविलेजेस, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस इंडिया नेपाल को देता है, मुझे लगता नहीं है कि चाइना कभी इतने प्रिविलेजेस नेपाल को देगा। आई डोंट थिंक कि चाइना कभी भी अपने बॉर्डर नेपाल के साथ पोरस रखेगा। कभी चाइना नेपाल के सिटीजन्स को अपने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की छूट देगा? इस तरीके की छूट बहुत मुश्किल है कि चाइना नेपाल को देगा। अच्छा, नेपाल के अंदर से भी आवाजें उठी है दोस्तों। ये जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट का, ये काफी सीरियस होने वाला है। ये किसने बोला है? तो ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं और नेपाल के कमेंटेटर हैं रमेश नाथ पांडे। इन्होंने क्या बोला है कि भाई नेपाल इंडिया रिलेशंस के लिए और पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए काफी मुश्किल समय आगे आने वाला है। और अब चूंकि ये बॉर्डर नेगोशिएशंस अब बाउंड्री को लेके हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को लेके हैं, तो जब एरिया को लेके नेगोशिएशंस हो जाते हैं तो वो टॉप लेवल पे होने चाहिए।
टॉप पॉलिटिकल लेवल पे होने चाहिए, लीडर टू लीडर होने चाहिए। अब सेक्रेटरी लेवल की बातचीत से कुछ होने वाला नहीं है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास करके, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास करके नेपाल की जो लीडर्स उन्होंने क्या किया है, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बना दिया, यानी वो हिस्सा, वो जो एक्स्ट्रा ऐसा हिस्सा निकला हुआ था जिसको नेपाल के मैप में अब जोड़ा गया, उसको नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। और उससे बड़ी बात, नेपाल के लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा बना दिया गया है। अब नेपाल के लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट जग गया है, ये इलाका हमारा है। और जब लैंड के हिसाब से बात आती है तो इंडिया को भी दुश्मन बनाने में वहां के लोग देर नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा कि इंडिया हमारे लैंड पे ऑक्युपाई करके बैठा है। ये आप कह सकते हैं दिस हैज बीन टेकन एज अ स्टेप बाय द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ नेपाल, जिससे उन्होंने अपने लोगों के भरोसे को जीत लिया है। और खास बात यह है दोस्तों कि जब वोटिंग पड़ी ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस अमेंडमेंट बिल पे, तो 275 मेंबर्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, 11 लोगों ने वोट नहीं डाला, उन्होंने एब्सटेन कर दिया। 4 लोग सब्सटेंडेड थे तो उनको वोट डालने का मौका नहीं दिया गया। 258 लोगों ने फेवर में वोट डाला, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने देश की बाउंड्री को बढ़ाने के किसी भी बिल के अगेंस्ट में वोट नहीं फेंकेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एट दैट मोमेंट एंटी नेशनलिस्टिक हो जाएगी। भले ही वहां के पॉलिटिकल सेक्शन को ये लग रहा हो कि ये चीज डिप्लोमेटिक, बहुत तगड़ा डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इसका। अब आगे आने वाले समय में इंडिया नेपाल के रिलेशन इसी वजह से कितना खराब होने वाले हैं, ये तो देखिए अभी समय ही बताएगा। अगर नेपाल का ये जो स्टैंस है, ये इतना हार्ड लाइन स्टैंस आगे बढ़ने वाला है, इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शंस जाने वाले हैं, ये भी देखने की बात है। ये जो टेरिटरी नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाई है, अभी के लिए इंडिया इसको कंट्रोल करता है। आगे नेपाल इस टेरिटरी के लिए कितना हार्ड लाइन स्टैंस रखेगा, ये तो देखिए समय ही बताएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस पर्सपेक्टिव से? जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे बहुत सारी टाइमलाइंस को आप नोट कर लीजिए। कौन कौन सी टाइमलाइंस आपको नोट करनी है, कौन सा अमेंडमेंट बिल है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ओके। अच्छा, जब ये चीज पूरी तरीके से पास होकर लॉ बन जाएगी, उस चीज की डेट को भी आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए। चाइना के एम्बेसडर के रोल को भी अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए। तो ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स इंडिया के नेबरहुड में कैसे चल रही है, इंडिया नेपाल के रिलेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरे चांसेस जीएस मेंस में आपको इससे एक सवाल भी मिल सकता है। तो आई होप यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों मेरे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।